का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज पहला टॉपिक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कि इसके गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष क्या है। दोस्तों, न्यूज में इसलिए यह है कि अभी जो है भारत का जो है गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष पद से जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। यह कार्यकाल जो है 1 वर्ष का था। दोस्तों, अभी जो है ये जो कार्यकाल था वो भारत का 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शासी निकाय की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया था। देख लेते हैं गवर्निंग बॉडी क्या होती है श्रम संगठन की। इसमें जो होती यह ILO का शेष कार्यकारी निकाय है, समस्त कार्यों को करता है। ये जो है नीतियों का निर्माण करता है, कार्यक्रम एजेंडा तय करता है और बजट का निर्धारण करता है तथा महानिदेशक के चुनाव का भी चुनाव करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशन का एक एजेंसी के रूप में स्थापना किया गया था, जो 1919 के वर्साई की संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को जो संयुक्त राष्ट्र का एक पहला विशिष्ट एजेंसी घोषित किया गया था। जैसे आपको पता है कि 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। उसके बाद 1946 में प्रथम जो है विशिष्ट एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को घोषित किया गया था। 1969 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। यह एकमात्र ऐसी कोई एजेंसी है जिसमें त्रिपक्षीय एजेंसियां शामिल, त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष शामिल होते हैं, जिसमें सरकार भी शामिल है, नियोक्ता मतलब कि जो जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, और श्रमिक, ये तीनों शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसकी कुछ प्रमुख रिपोर्ट है जो ये जारी करती है। ये है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट और वैश्विक वेतन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को आप ध्यान से समझा करिए, क्योंकि IAS ऑफिसर दोनों जो है एक रिपोर्ट को अक्सर हर साल प्रीलिम्स में पूछते रहते हैं। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक वित्तीय कार्यवाही कार्यबल या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बोलते हैं। यह और इसकी ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान का क्या मुद्दा है, इसको हम देखते हैं। न्यूज में यह है कि AFATF ने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है कि वो नहीं निकालेगा। दोस्तों, तो ये है, देख लेते हैं क्यों उसने ये बोला है नहीं निकालेगा। इसने जो है इसलिए बोला है कि 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। उस समय जब डाला तो उसने जो है 27 एक्शन पॉइंट को दिया था कि आप 27 पॉइंटों पे काम करिए, उसके लिए समय सीमा दिया था। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें से 26 कार्यों पर 26 पॉइंट पे तो काम किया, लेकिन एक पॉइंट रह गया है। उस पॉइंट में हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद, ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए हैं। इस पे जो है उचित कार्रवाई करने में पाकिस्तान विफल रहा, इसलिए यही तर्क देते हुए FATF ने बोला है कि वो जो है ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालेगा। देख लेते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल क्या है। FATF जो है यह जो है 1979 में जो है G7 के देशों द्वारा जो है पेरिस के आयोजन में इसका गठन किया गया था। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो नीति निर्माणक निकाय का काम करती है, नीति का निर्माण करती है। यह नीति निर्माण जो होती है राष्ट्रीय स्तर पर विधायी और नियामक सुधार करने के लिए आवश्यक राजनीतिक शिक्षा उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सचिवालय में जो है OECD के मुख्यालय में स्थित है। OECD मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ही मुख्यालय में जो है इसका सचिवालय भी स्थित है। इसका क्या भूमिका और क्या कार्य है FATF की। FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी जो वित्त पोषण संबंधी जो भी मामले होते हैं उससे निपटने का काम करता है। और जो है ये 2011 में और भी एक शामिल कर दिया गया है। इसमें शामिल किया गया है सामूहिक विनाश के अगर हथियार के प्रसार के लिए भी अगर कोई वित्त पोषण किया जा रहा है तो उससे संबंधित मामले भी ये देखता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें जो है वर्तमान में कुल 39 सदस्य भी हैं, और जो अधिकांश सदस्य जो हैं उसके वो वित्तीय केंद्र हैं देशों की बजाय। और इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। उसमें एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन जैसे क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है। इसमें जो है पर्यवेक्षक और सहयोगी सदस्य भी शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं ब्लैक लिस्ट क्या है। ब्लैक लिस्ट ऐसी लिस्ट है जो
आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उसके समर्थन करने वाले देश या तो जो है उसके गतिविधि पर रोक लगाने के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस ब्लैक लिस्ट में जो मानक हैं उसके लिए जो है बीच-बीच में नियमित रूप से इसमें संशोधन होता रहता है और नई-नई प्रविष्टि को भी शामिल किया जाता है, किस आधार पे किसी को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रे लिस्ट क्या। ग्रे लिस्ट ऐसी गतिविधियों से है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के लिए स्वैच्छिक, ये ग्रे लिस्ट ऐसे इस प्रकार की लिस्ट है जिसमें कोई ऐसा देश जिसमें माना जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो सेफ है, सुरक्षित है, तो उस देश को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद क्या समस्या होती है, अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो जो भी देश होता है उसको IMF या विश्व बैंक या ADB से जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही जो है उसको ऋण प्राप्त करने में भी समस्या होती है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको ऋण भी नहीं देती। अब जब इतना हो जाता है तो अब जो निवेशक होते हैं वो निवेश भी नहीं करते उन देशों में, और इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी होती है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह एक तरह से बहिष्कार करने का भी तरीका है, बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। ये इसके जो है दुष्परिणाम होते हैं ग्रे लिस्ट में डालने पर। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्यों न्यूज में है दोस्तों, ये न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है इसको 6 वर्ष पूरा होने पर जो है शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब शहरी मतलब शहर के लिए ये 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था एक मिशन मोड में। मिशन मोड ऐसी योजना को बोलते हैं जिसके लिए एक टाइम फिक्स कर दी जाती है और उस समय के बीच में ही, उस निर्धारित समय के बीच में ही इसको जो है पूरा करना होता है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की योजना को मिशन मोड बोलते हैं। इससे जो है इस योजना को लागू करने का उद्देश्य जो है सबसे बड़ा ये है कि 2022 तक जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो जाएगा उस समय तक ये लक्ष्य रखा गया है कि सभी को आवास मिल सके। इसका उद्देश्य ये है कि झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले शहरी गरीबी आवास हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना। इस कार्यक्रम के कुछ घटक भी हैं जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। उस घटक में है निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा और आवासीय निर्माण के बाद स्लम पुनर्वास किया जाएगा। अगला इसके घटक है क्रेडिट लिंक सब्सिडी। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कमा रहा है और जिसको नौकरी है तो उसके लिए जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे दी गई है कि वो लोन ले सकता है और जिसके माध्यम से उसको जो है कुछ छूट मिल जाएगी। अगला भी इसमें एक दिया गया है कि और भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर बनवाना चाहता है तो उसके लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है कि जो मकानों का स्वामित्व होगा वह पुरुष को न दे करके महिला सशक्तिकरण के लिए जो है जो घर में वयस्क अगर महिला है 18 साल से अधिक उम्र की तो उसी के नाम से मकान का स्वामित्व होगा या तो संयुक्त नाम भी दिया जा सकता है। इसमें कुछ खासियत भी होगी, विशेषता होगी। इन आवासों में शौचालय, पेयजल और बिजली की आपूर्ति की पूरी उपलब्धता होगी। इस योजना के तहत जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडरों को वरीयता दी जाएगी। इसमें उपलब्धि क्या है इस योजना का अभी तक जो है 1,12,00,000 घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। ये क्या है, अभी जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जो है 2020 की भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार की सूची जारी की है। क्यों, इसका क्या उद्देश्य है इस सूची को जारी करने पुरस्कार की, इसलिए कि ये शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार की स्थापना की गई है या दिया जाता है। राज्यों और शहरों का प्रदर्शन देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या रहा है, उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पे रहा है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पे जो है तमिलनाडु रहा है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का शहर और सूरत को जो है समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से शहरी पुरस्कार दिया गया है
और वहीं जो है अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जो है स्मार्ट सिटीज के लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, लीडरशिप के रूप में अहमदाबाद और चंडीगढ़ को। वहीं जो है इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के रूप में जो है इंदौर को दिया गया है पुरस्कार। रैंकिंग के लिए क्या क्या मानदंड प्रस्तुत किए जाते हैं, इसमें जो है बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, मानदंडों के आधारित जो है रैंकिंग तय की जाती है। उसमें सामाजिक पहलू, प्रशासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, पानी, शहरी परिवहन जैसे मानक तय किए जाते हैं। अब कोविड के कारण जो है कुछ नए मानदंड भी शामिल कर दिए गए हैं। कोविड के प्रबंधन के लिए अगर किसी जिस शहर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र है उसको भी जो है शामिल किया गया है। और कोविड के प्रबंधन के लिए नवाचार संबंधी अतिरिक्त मानदंड भी अगर कोई शामिल किया है कोई शहर तो उसको भी शामिल कर लिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन अब देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ये जो है नागरिक शहरी आवासन एवं मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी कार्यों को एकीकृत करना उद्देश्य है और जो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना जो है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित का मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी या हिस्सेदारी होती है। स्मार्ट सिटी के 4 स्तंभ हैं। वो 4 स्तंभ में क्या? सामाजिक अवसंरचना का विकास करना, भौतिक अवसंरचना का विकास करना, संस्थागत अवसंरचना का विकास करना जिसमें प्रशासन को भी शामिल किया गया है और आर्थिक अवसंरचना का विकास करना। ये 4 जो है स्तंभ हैं जो स्मार्ट सिटी परियोजना के हैं। अगला देख लेते हैं ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्यों न्यूज में है? इसलिए ये न्यूज में है कि अभी मिजोरम के 4 जिलों को अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का केंद्र घोषित कर दिया गया। भारत में सबसे पहले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को दिसंबर 2020 में देखा गया था। उसके बाद से जो है मणिपुर में इसको देखा गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी सामना नहीं आया, कोई भी मामला सामने नहीं आया था। अभी जो है वो मिजोरम की जो राज्य पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ये जो है इस सुअरों के अवैध व्यापार के कारण जो है संक्रमण फैलने का संदेह बताया है। अब देख लेते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है। इसमें जो है घरेलू और जंगली सुअर को ये संक्रमित करता है। इस बुखार के कारण जो है तीव्र रक्तस्रावी बुखार जिसको हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं सुअरों को हो जाता है। ये जो है ये हो जाता है। इसमें जो है 100% मृत्यु होती है। मतलब कि अगर किसी सुअर को ये बीमारी हो जाती है तो लगभग मृत्यु ही हो जाता है। अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है और इसका कोई भी नहीं मान्यता प्राप्त टीका ही है। जब कुछ न इलाज है न टीका, इसलिए अगर कोई भी जानवर संक्रमित होता है तो सामान्यतः उसको मार दिया जाता है। इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को सबसे पहले जो है 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला है गुजरात निषेध अधिनियम 1949। न्यूज में क्या है? ये गुजरात निषेध अधिनियम जान लेते हैं क्या है। गुजरात निषेध अधिनियम ऐसा कानून है जो गुजरात में जो है नशीली दवा और मादक जो भी पदार्थ हैं उसके पूर्ण निषेध से संबंधित कानून में सुधार करने की बात करता है या ऐसे कानूनों को लागू करता है जिनमें पूर्ण शराबबंदी है। अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है गुजरात उच्च न्यायालय में जो है इस कानून को जो है चुनौती दे दी गई है। अभी जो थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे के भी रूप में। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले शराब निषेध की जो बात की गई है वो बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 में किया गया है, जिसमें जो है मादक पदार्थों पर शुल्क लगाने का भी प्रावधान किया गया था। 1939 और 1947 में जो है इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए थे। शराब अधिनियम को लागू करने के लिए और शराबबंदी को लागू करने के लिए जो पीछे तर्क दिया जाता है उसमें तर्क ये दिया जाता है कि शराबबंदी महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांत का पालन करता है और ये जो है मद्यपान संबंधी बुराइयों का अंत करने के लिए भी ये जरूरी है। ये कहा मतलब कि इसका तर्क है मद्यपान को प्रतिबंधित करने का। अधिनियम का क्रियान्वयन के लिए क्या कहा गया है कि ये जो है गुजरात प्रतिबंध अधिनियम जो है निषेध अधिनियम में अगर कोई भी व्यक्ति शराब खरीदता है या अपने पास रखता है या उसका सेवन करता है तो उसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। और अगर कोई भी व्यक्ति बिना परमिट लिए और अगर कोई भी या तो अपने पास रखता है या उपयोग करता है या
तो उसको जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उसको 3 से जो है 5 साल 3 महीना लेके 5 साल तक की कारावास की जेल मतलब जेल की सजा हो सकती है। इसमें देख लेते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ और शराबबंदी के पक्ष में क्या-क्या बातें कही गई हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी मामले में जो है निजता के अधिकार की बात कहा था। उस निजता के अधिकार में ये भी कहा था कि व्यक्ति को अपनी पसंद की चुनने के खाने-पीने का अधिकार है। यह जो है इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ जाता है अगर शराबबंदी पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो। एक चीज़ और है कि इसमें कहा गया है कि गुजरात के इस कानून में ये भी प्रावधान है कि कोई भी पर्यटक अगर उस राज्य से बाहर से आता है तो उसको जो है स्वास्थ्य परमिट और एक अस्थायी परमिट लेना पड़ता है। उनके बाद ही जो है शराब दिया जा सकता है। इससे ये इस प्रावधान के होने की वजह से ये पता ही नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति जो है शराब पीता है, कौन व्यक्ति नहीं पीता है। तो इस दोनों के बीच अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समानता की बात की गई है उसका भी उल्लंघन है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर रहा। आप इसकी पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिए। अपने दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों तो सबको लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, आपके दोस्तों को भी लाभ होगा। हम जो है आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, यूट्यूब पे मतलब कि वीडियो बनाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और कोई भी अगर आपको लगता है कि सुझाव देने लायक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तैयारी से संबंधित, तो आप जो है हमारे जो है सिविल सर्विसेज कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ कर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं सवालों को, या तो जो है कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको आप बोल सकते हैं, या तो जो है कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके आप अपने क्वेरीज का समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।